हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर। साथियों, आज हम उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में डिटेल से जानेंगे और जानेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जब हम चीज़ों को जानते हैं तो हमें ज़्यादा जल्दी चीज़ें याद होती है। जब हम प्रश्न करते हैं और फिर उत्तर देते हैं तो इससे जल्दी चीज़ें पकड़ में आती हैं। ये माइंड का कुछ खेल रहता है कि जब प्रश्न उत्तर होता है तो माइंड ज़्यादा कैचअप करता है। ठीक है। अच्छा जी, जो ये नोट्स हैं मैं आपको बता दूं, ये कई सारी पुस्तकों का निचोड़ है। जैसे परीक्षावाणी से भी कुछ चीज़ें उठाई गई हैं। उत्तराखंड का इतिहास जो शिव प्रसाद डबराल जी की पुस्तक है, वहाँ से कुछ फैक्ट्स उठाए गए हैं। उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास डॉक्टर अजय सिंह रावत से सारे के सारे फैक्ट्स, लगभग 90% फैक्ट्स वहीं से मिलेंगे। ठीक है। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे, मिलान किया गया है। अजय सिंह रावत जी ने कहाँ कुछ चीज़ें छोड़ी गई हैं और बद्रीदत्त पांडे जी ने कहाँ कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो वे चीज़ें जोड़ जाड़ के ये फैक्ट्स बनाए गए हैं। एक पुस्तक और है कुमाऊं का इतिहास वैष्णव अशोक की, वहाँ से भी फैक्ट्स उठाए गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी फैक्ट्स उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल से छोड़ा नहीं गया है बच्चों। चलिए देखते हैं इतिहास, और वो भी प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो चाहे भारत की बात हो या उत्तराखंड की बात हो, इतिहास को जब बांटने की बात आती है तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। पहला कालखंड होता है प्रागैतिहासिक काल। ये ऐसा काल होता है जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। दूसरा काल होता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये वह काल होता है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। और तीसरा काल होता है ऐतिहासिक काल। ये एक ऐसा काल होता है जिसके साक्ष्य लिखे भी हुए हैं और पढ़े भी गए हैं। ठीक है। तो आइए जान लेते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है और इस समय की लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो पुरातात्विक स्रोतों से ही पता चलती है। जैसे कोई भाई पत्थर मिल गया, नुकीला पत्थर मिल गया, कोई फलक मिल गया, ठीक है, कोई ओखली वगैरह मिल गई उस काल की, ठीक है, उस काल की कोई गुफा मिल गई, तो ऐसे पुरातात्विक स्रोतों से ही प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। लिखित साक्ष्य से इसका कोई भी नहीं है। प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो इस काल के प्रमुख स्रोत हैं पाषाणिक उपकरण। इसे पाषाण काल भी कहते हैं क्योंकि जो इस समय के उपकरण थे वो पत्थरों से बनाए गए थे। तो पाषाणिक उपकरण, धातु उपकरण और समाधान और शैलाश्रय। ये समाधान ऐसे बनेगा। ठीक है। उस समय के समाधान मिल गए, उस समय के शैलाश्रय यानी गुफा मिल गई, उस समय के कोई धातु उपकरण मिल गया, ठीक है, उस समय का कोई पाषाणिक उपकरण मिल गया। इन चीजों से प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पाषाण काल किस ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आता है? तो पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, या कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो मानव था, आदि मानव था, वह पत्थरों का प्रयोग करता था हथियार के रूप में। ठीक है। तो इसलिए पाषाण काल को ही प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। जैसे हड़प्पा, हड़प्पा की हमें लिपि तो मिल चुकी है कि भाई ये हड़प्पा की लिपि है, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए हड़प्पा आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। आद्य ऐतिहासिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस काल को पौराणिक काल से भी जाना जाता है। पौराणिक काल से के नाम से क्यों जाना जाता है? पौराणिक काल से के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें इस काल की थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है, तो इसलिए इसे पौराणिक काल भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आती है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो हमें पता चल चुकी है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है बच्चों। ठीक है। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल वह है जिसके लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है।
ऐतिहासिक काल के उदाहरण क्या है? जैसे कोई शिलालेख मिल गया। अब शिलालेख, किसी शिला के ऊपर लेख लिखा हुआ है और हम उसे पढ़ सकते हैं, तो वह जिस काल में लिखा गया होगा उसे ऐतिहासिक काल बोलेंगे। ठीक है, जैसे मंदिर लेख, किसी मंदिर में लेख मिल गया। मुद्रा लेख, किसी कोई मुद्रा है उस पर कुछ लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और ताम्रपत्र लेख, तांबे का कोई पत्र है उसके ऊपर कोई लेख लिखा हुआ है तो उसे ताम्रपत्र लेख बोलते हैं, और वो पढ़ा भी जा चुका है। तो जो चीज लिखी हुई है और वो हमारे द्वारा यानी मानवों के द्वारा पढ़ी भी जा चुकी है उसे ऐतिहासिक काल बोलते हैं बच्चों। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का मानव कहाँ निवास करता था? तो ये मानव जो था, ये प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था, पहली बात तो इस मानव को आदि मानव कहते थे और ये गुफाओं में निवास करता था। ठीक है। गुफाओं को शैलाश्रय या उड्यार भी बोलते हैं। उत्तराखंड में उड्यार बोलते हैं और वैसे शैलाश्रय भी बोलते हैं गुफाओं को। ठीक है। तो ये जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था ये गुफाओं में निवास करता था। प्रागैतिहासिक काल का मानव अपने भोजन की पूर्ति कैसे करता था? भाई शिकार से करता था, और विभिन्न प्रकार के जो जंगलों में फल मिल जाते थे, कंदमूल फल मिल जाते थे, उनका संग्रहण करता था, यानी उन्हें इकट्ठा करता था और फिर खाता रहता था। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य तौर पर कितने कालखंडों में बांटा गया है? देखिए 3 काल होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसको भी कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 4 कालखंडों में बांटा गया है। एक पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक महापाषाण काल और एक धातु काल। ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि प्रागैतिहासिक काल को कितने खंडों में बांटा गया है, तो 4 खंडों में। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक काल का निम्नलिखित में से कौन एक कालखंड नहीं है? तो ये चारों खंड आपको पता होने चाहिए। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल और धातु काल, ये किसके अंग हैं? ये कालखंड हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के कालखंड है ये। पुरापाषाण काल को कितने उपखंडों में बांटा गया है? तो पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इन 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, इनसे संबंधित है हमारा उत्तराखंड का इतिहास, जो कि शुरू होगा अब। ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण क्या था? तो निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख जो उपकरण था वो था मुष्टि कुटहार। ठीक है। क्या था? मुष्टि कुटहार, याद रखना, पत्थर का बना हुआ होता था मुष्टि कुटहार। निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य उत्तराखंड में कहां से मिले हैं? तो निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं यमुना तट पर, जो कालसी जगह है हमारे यमुना तट पर, देहरादून जिले में, वहां से। अलकनंदा के तट पर श्रीनगर से, नैनीताल के खुटानी नाला से और अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी से मिले हैं। निम्न पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो उत्तराखंड में कहां कहां से मिले हैं? यमुना तट पर कालसी से मिले हैं, अलकनंदा तट पर श्रीनगर से मिले हैं, नैनीताल के खुटानी नाला से मिले हैं और अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी से मिले हैं। ठीक है। तो यहां से क्या मिले हैं? निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य। अच्छा जी, ये प्रश्न आ चुका है उत्तराखंड में। ठीक है। प्रश्न था निम्न पुरापाषाण काल का साक्ष्य निम्नलिखित में से कौन एक है? कुछ इस प्रकार से प्रश्न था और वहां पर था नैनीताल का खुटानी नाला। यहाँ नैनीताल नहीं था, केवल खुटानी नाला दिया हुआ था और यही सही आंसर था उसका। ठीक है, याद आ गया मुझे। निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्यों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल को जाता है। इन्होंने ही खोजे हैं उत्तराखंड में निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य। ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण क्या थे? अब निम्न से हम आगे बढ़ेंगे, मध्य पर जाएंगे। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण क्या थे? तो शल्क और खुरचनियां मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण थे। अब ये निम्न पुरापाषाण काल में जो पत्थर का जो मुष्टि कुठार होता था वो थोड़ा क्या होता था, वो तीखा नहीं होता था। लेकिन ये जो शल्क और खुरचनियां थे ना, ये पत्थर ऐसे होते थे तीखे, आगे से बिल्कुल चोंचदार। ठीक है, ऐसे किसी जानवर को मार दे तो तुरंत ढेर हो जाए। तो अब धीरे धीरे मनुष्य के अंदर यहाँ से बुद्धि आ रही है और वो देख रहा है कि अगर मैं इसे पत्थर को थोड़ा तीखा कर दूं तो ये जल्दी मर जाएगा अगले वाला जानवर, जब शिकार करना होता था। ठीक है। तो शल्क और खुरचनियां मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण थे।
मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य उत्तराखंड में कहां से मिलने का दावा किया गया है? तो श्रीनगर से मिलने का दावा किया है। किसने किया है? केपी नौटियाल द्वारा। उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण क्या थे? चमकदार फलक और तक्षणियां उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण थे। अब ये और भी ज्यादा तीखे हैं, ठीक है, ये और भी ज्यादा तीखे हैं, जैसे चाकू होता है ना, वैसे हैं ये, ठीक है। ये आगे से इसे तीखा बना दूं, ठीक है, तीखा। तो ये चाकू की तरह होते हैं। चमकदार फलक और तक्षणियां जो ये पत्थर थे, ये उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण थे और ये और ज्यादा तीखे थे। मध्य पुरापाषाण काल से भी तीखे थे, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण राज्य में अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है। मिले हैं कि नहीं मिले हैं? तो नहीं मिले हैं, ठीक है। तो राज्य में उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण अभी तक नहीं मिले हैं। किस काल को सूक्ष्माश्रम काल भी कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को सूक्ष्माश्रम काल भी कहा जाता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल के उपकरण राज्य में कहाँ मिले हैं? तो जसकोट से मिले हैं, याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट है। जसकोट से मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे जगह, कुछ ऐसी गुफा, कुछ ऐसे स्थान भी यहाँ लिख सकते हैं आप, जो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के हैं। अब हम प्रागैतिहासिक काल के कुछ स्थान, कुछ गुफा, कुछ शैलाश्रय देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लाखो गुफा, जो कि अल्मोड़ा में है। इसे लाखो उड्डयार भी बोलते हैं। देखिए, उड्डयार गुफा को ही बोलते हैं, ठीक है। तो लाखो गुफा या लाखो उड्डयार कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। लाखो गुफा की खोज कब और किसने की? तो 1968 में MP जोशी ने की थी, ठीक है। लाखो गुफा किस नदी के तट पर है? तो यह सुयाल नदी के तट पर है। और सुयाल जो है ना बच्चों, कोसी नदी की सहायक नदी है, यह भी आप याद रखना। तो लाखो गुफा की खोज किसने की है? MP जोशी ने 1968 में की। और लाखो गुफा किस नदी के तट पर है? तो सुयाल नदी के तट पर है। और सुयाल कोसी की सहायक नदी है, ठीक है। लाखो गुफा की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ मानव और पशुओं के रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें सफेद, गुलाबी और काले रंगों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। लाखो गुफा के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो मनुष्यों को सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है और शिकार करते हुए भी लाखो गुफा में दिखाया गया है। लाखो गुफा के चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश के किस स्थल के चित्रों से की जाती है? तो भीमबेटका के जो चित्र है ना, उनसे लाखो उड्डयार के चित्रों की तुलना की जाती है, ठीक है। लाखो उड्डयार का आकार कैसा है? तो नागफनी के आकार का नागफनी जैसा आकार है किसका? लाखो गुफा का। तो ये आप याद रखना, ये प्रश्न बन सकता है। राज्य का सर्वोत्तम शिलाश्रय नहीं, शैलाश्रय, ठीक है, शैलाश्रय। शैलाश्रय किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड का जो सर्वोत्तम शैलाश्रय है, शैलाश्रय बोलते हैं शैल यानी पत्थर का आश्रय, ठीक है। इसमें दीर्घ संधि है यहाँ पर बच्चों, दीर्घ संधि। तो शैलाश्रय किसे बोलते हैं? गुफा को ही बोलते हैं। तो लाखो उड्डयार को राज्य का सर्वोत्तम शैलाश्रय माना जाता है। ये टाइपिंग में गलत हुई है हमारे टाइपिस्ट से, ठीक है। लाखो को प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज किसने माना है? तो यशवंत सिंह कटोच ने माना है, याद रखना। फड़कानोली और पेटसाल शैलाश्रय, देखो यहाँ शिलाश्रय ही लिखा हुआ है। अच्छा, शिला पत्थर को कहते हैं तो शिलाश्रय भी कह सकते हैं, हाँ सही है। फड़कानोली और पेटसाल शैलाश्रय या शिलाश्रय कहाँ स्थित है? तो ये दोनों के दोनों अल्मोड़ा में स्थित है। फड़कानोली और पेटसाल शैलाश्रय की खोज कब और किसने की? तो फड़कानोली की 1985 में और पेटसाल की 1989 में 1989 में यशोधर मठपाल ने की थी। पेटसाल की किस रंग की चित्रित मानव आकृतियां मिली हैं? तो कत्थई रंग की चित्रित मानव आकृतियां पेटसाल से मिली हैं, ठीक है। कफर कोट कहाँ स्थित है और यहां से क्या मिला है? तो कफर कोट जो है बच्चों, कफर कोट अल्मोड़ा में स्थित है और यहां से नृत्य करती हुई मानव आकृतियां मिली हैं, जिसमें कत्थई रंग का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे, कफर कोट कहाँ है? अल्मोड़ा में है। यहाँ से क्या मिला है? नृत्य करती हुई मानव आकृतियां मिली हैं और इन मानव आकृतियों में कत्थई रंग का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मल्ला पैनाली शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो मल्ला पैनाली शैलाश्रय भी अल्मोड़ा में स्थित है और फल सीमा के नज़दीक है। फल सीमा भी अल्मोड़ा में ही है और ये फल सीमा भी एक प्रागैतिहासिक काल का क्या है, स्थान है। ठीक है, तो मल्ला पैनाली शैलाश्रय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, लोएथाफ गुफा या लोएथाफ गांव कहाँ है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? लोएथाफ का शाब्दिक अर्थ पूछा है और गुफा और गांव कहाँ है। तो लोएथाफ अल्मोड़ा में स्थित है और लोएथाफ का जो शाब्दिक अर्थ है वो है रक्त चिन्ह। ठीक है, रक्त चिन्ह। ये फैक्ट मैंने यूकेपीडिया से उठाया है, यूकेपीडिया भगवान सिंह धामी जी की बुक। ठीक है, उसमें लिखा हुआ मिला है। लोएथाफ के शैल चित्रों में किस रंग का इस्तेमाल किया गया है? तो लाल रंग का। देखिए, ल से लवेथाफ और ल से लाल रंग, याद रखना, लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। किस जगह के चित्रों में मानव को हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो लोएथाफ के चित्रों में दिखाया गया है। ठीक है, ग्वारख्या गुफा या ग्वारख्या उड्यार कहाँ है? तो चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है ये। ठीक है, ग्वारख्या गुफा किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। ग्वारख्या गुफा किस गांव में है? डुंगरी गांव में स्थित है। ठीक है, डुंगरी गांव, डुंगरी। ठीक है, ग्वारख्या उड्यार से किसके चित्र मिले हैं? तो मानव, भेड़, बारासिंगा और लोमड़ी के चित्र मिले हैं। ग्वारख्या गुफा में कुल कितनी आकृतियां मिली हैं? तो कुल 41 आकृतियां मिली हैं, जिनमें से 33 मनुष्यों की और 8 पशुओं की हैं। ठीक है, तो ग्वारख्या गुफा से कुल कितनी आकृतियां मिली हैं? यह प्रश्न यूके ट्रिपल एससी ने पूछा हुआ है बच्चों। तो कुल 41 आकृतियां मिली हैं, जिनमें 33 मनुष्यों की और 8 पशुओं की हैं। 33 में 8 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, राज्य के सभी शैलाश्रयों में सबसे सुंदर कहाँ के माने गए हैं? तो ग्वारख्या गुफा जो चित्र हैं वे सबसे ज्यादा सुंदर माने गए हैं बच्चों। ठीक है, ग्वारख्या गुफा में मनुष्यों को किस आकार में दिखाया गया है? तो त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। ग्वारख्या गुफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो राकेश भट्ट को जाता है। और अध्ययन ग्वारख्या गुफा का किसने किया था? यशोधर मठपाल ने किया था। किमनी गांव चमोली से किस रंग के शैलचित्र मिले हैं? सफेद रंग के शैलचित्र मिले हैं। किमनी गांव चमोली से किस रंग के शैलचित्र मिले हैं बच्चों? तो सफेद रंग के शैलचित्र मिले हैं। किमनी गांव के शैलचित्र किस घाटी में स्थित है? तो पिंडर नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, पिंडर नदी घाटी में स्थित है। पुरोला कहाँ स्थित है और कहाँ यहां से क्या मिला है? पुरोला, पुरोला उत्तरकाशी में यमुना घाटी में स्थित है और यहां से संक लिपि में उत्कीर्ण काले रंग का आलेख मिला है। ठीक है, नोट कीजिए इस फैक्ट को, महत्वपूर्ण फैक्ट है। पुरोला उत्तरकाशी में यमुना घाटी में स्थित है। यहां से संक लिपि में उत्कीर्ण काले रंग का आलेख मिला है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है ये जो काले रंग का आलेख है ना, ये 2100 वर्ष पुराना है। ठीक है, कितना पुराना? 2100 वर्ष पुराना है। महापाषाण कालीन समाधियां मृद भांडों और ओखलियों के साक्ष्य उत्तराखंड में कहां कहां से मिले हैं? समाधि किसे कहते हैं? मृत शरीर है, लेटा दिया गया है कपड़े वपड़े में बांध के अंदर, जमीन के अंदर, तो वो, और ऊपर क्या है, ऊपर कुछ उस समय कुछ ठीक ठाक व्यवस्था की गई होगी जमीन के ऊपर, अब वो खोजा गया है तो वो समाधि है। मृदभांड मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता है। ओखली, ओखली ऐसे होती है पत्थर की बनी हुई, इसमें यहाँ अनाज वनाज रखते हैं और ऊपर से मूसल बजाते हैं, तो उसे ओखली कहते हैं। साक्ष्य उत्तराखंड में कहाँ से मिले हैं? तो पश्चिमी राम गंगा घाटी में एक नोला ग्राम मिलता है, यहाँ से मिले हैं। देवीधुरा चंपावत से मिले हैं। गोपेश्वर चमोली से मिले हैं। मलारी से मिले हैं। मेनहीर जो अल्मोड़ा में है यहाँ से मिले हैं। नौगांव से मिले हैं। मुनिया की ढाई से मिले हैं और पश्चिमी नयार घाटी से मिले हैं। जसकोट से मिले हैं। तो महापाषाण कालीन समाधियां हो गई, मृदभांड हो गए, ओखलियां हो गई, और भी अन्य जो चीजें महापाषाण कालीन या प्रागैतिहासिक कालीन, तो इसके जो साक्ष्य हैं बच्चों वो पश्चिमी रामगंगा घाटी, जो पश्चिमी रामगंगा घाटी में एक स्थान है नोला गांव, देवीधुरा चंपावत, गोपेश्वर से, मलारी से, मेनहीर अल्मोड़ा से, नौगांव से, मुनिया की ढाई से, पश्चिमी नयार घाटी और जसकोट से क्या मिले हैं? हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित नोला गांव से 73 ओखलियां, इन्हें ओखलियों को कप मार्क्स भी कहते हैं, किसने प्राप्त की? तो डॉक्टर यशोधर मठपाल ने प्राप्त की हैं। किस जगह को 2023 में केंद्र सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? तो नोला गांव, पश्चिमी रामगंगा घाटी को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में। देवीधुरा से कप मार्क्स की खोज किसने की? तो डॉक्टर MP जोशी ने की। देवीधुरा से समाधियों की खोज किसने की? तो हैनवुड ने की और 1856 में की थी। और ऐसा माना जाता है जितनी भी ये खोज हुई हैं प्रागैतिहासिक काल की या आद्य ऐतिहासिक काल की, उत्तराखंड में सबसे पहली जो खोज की थी वो हैनवुड ने की थी, 1856 में की थी। देवीधुरा से जो ये समाधियों की खोज की थी तो ये हैनवुड ने की थी, ठीक है। और इसलिए उत्तराखंड का पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? हैनवुड को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले पुरातात्विक खोज किसने की थी? हैनवुड ने की थी, ठीक है। ओके, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज क्या थी? तो पहली खोज थी हैनवुड द्वारा देवीधुरा से की गई समाधियों की खोज, ठीक है। और इसलिए क्योंकि सबसे पहले ये पुरातात्विक खोज थी जो कि हैनवुड के द्वारा की गई थी, तो इसलिए पुरातत्व का, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हैनवुड को कहा जाता है। देवीधुरा से मिले समाधानों की तुलना कश्मीर के किस स्थल से की जाती है, किस जगह से की जाती है? तो कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, और बुर्ज होम से भी प्रागैतिहासिक कालीन क्या मिले हैं? समाधान मिले हैं, समाधि मिली हैं। तो देवीधुरा से मिले समाधानों की तुलना बुर्ज होम से मिले समाधानों से की जाती है, ठीक है। गोपेश्वर और पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज किसने की? तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने की थी। मलारी गांव कहाँ स्थित है और यहाँ से क्या मिला है? तो मलारी गांव चमोली में स्थित है और यहाँ से महापाषाण काल की समाधियां मिली हैं। मलारी से मिली समाधियों की खोज किसने और कब की? तो शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में की थी, ठीक है। राहुल शंकरत्यायन ने मलारी से मिले समाधानों को किस जाति का बताया है? तो खस जाति का बताया है राहुल शंकरत्यायन जी ने, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मलारी गांव का सर्वेक्षण कब कब कराया? तो 1983 में करवाया और फिर 2001 में कराया। जब 1983 में सर्वेक्षण मलारी गांव का हुआ था तो उस समय क्या मिला था? पशु कंकाल मिले थे, जिसे हिमालय वर्षभ माना गया है। जो पशु कंकाल मिला है ना, उसे हिमालय का वर्षभ, वर्षभ बोलते हैं सांड को। तो हिमालय का सांड, ऐसा माना जाता है कि ये जो जिस पशु का कंकाल है ये हिमालय का सांड है, वर्षभ है, ठीक है। 2001-2 में मलारी का फिर से सर्वेक्षण किया गया था और उस समय मिला 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुख आवरण, नर कंकाल मिला, जानवरों के अंग और मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड मिले थे, ठीक है। तो ये सर्वेक्षण किसने करवाया था? ये गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मलारी गांव का सर्वेक्षण करवाया था 1983 में और 2001 में। 1983 के सर्वेक्षण में क्या मिला? पशु कंकाल मिला, जिसे हिमालय वर्षभ माना जाता है। फिर 2001-2 में मलारी से क्या प्राप्त हुआ? तो 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुख आवरण और नर कंकाल, जानवरों के अंग और मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मलारी से मिले मृद भांडों की तुलना पाकिस्तान की किस घाटी के बर्तनों से की जाती है? तो स्वात घाटी के बर्तनों से की जाती है मलारी से मिले मृद भांडों की तुलना, ठीक है। कौन सी घाटी से की जाती है? स्वात घाटी से की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वाराहाट में समाधानों, ये समाधान है, ठीक है। समाधानों की खोज किसने की थी? तो कॉर्नॉक ने 1877 में की थी समाधानों की खोज, ठीक है। ये ऐसे बनेगा समाधानों की खोज। द्वाराहाट के किस मंदिर से कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं? तो चंद्रेश्वर मंदिर से कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर से क्या मिला है? तो 14 नर्तकों का एक सुंदर चित्रण मिला है। राज्य में धातुकालीन युग के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो पिथौरागढ़ के बनकोट और नैनी पातल से मिले हैं। देखें, इसे नैनीताल मत समझ लेना, पिथौरागढ़ में ही एक स्थान है बनकोट और एक है नैनी पातल, ठीक है। तो राज्य में धातुकालीन युग के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? पिथौरागढ़ के बनकोट और नैनी पातल से। आगे बढ़ते हैं।
पिथौरागढ़ के बनकोट से कितनी ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं और कब मिली हैं? तो 1989 में 8 ताम्र मानव आकृतियां, 1989 या 89 में 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली थी। कहां से? बनकोट से। ठीक है, पिथौरागढ़ के बनकोट से ताम्र मानव आकृतियां मिली थी 1989 में। और कितनी? 8 ताम्र मानव आकृतियां। भाई नैनी पातल भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और यहाँ से कितनी मानव आकृतियां मिली और कब? तो 1999 में मिली, 5 मानव आकृतियां मिली। ठीक है। नीले रंग के शैलचित्र हमें कहाँ से मिले हैं? तो उत्तरकाशी के उडली से मिले हैं। उत्तरकाशी के उडली से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं। योग मुद्रा में मानव आकृतियां कहाँ से मिली? तो फल सीमा अल्मोड़ा से योग करती हुई मानव आकृतियां मिली है हमें। ठीक है। हरिद्वार के भादराबाद से ताम्र उपकरण और मृदभांड कब मिले थे? तो 1951 में। देखो नहर की खुदाई चल रही थी हरिद्वार से, जो रुड़की नहर जा रही है, हरिद्वार से जो रुड़की नहर जा रही है, तो यही हरिद्वार के पास में है भादराबाद। तो नहर की खुदाई करते हुए कुछ मृदभांड मिले थे, कुछ बर्तन मिल गए थे मिट्टी के। ठीक है। तो जब मिट्टी के बर्तन मिले तो उसके बाद फिर 1953 में, यानी 2 साल बाद ही सर्वेक्षण किया गया, भादराबाद का सर्वेक्षण किया गया। किसके नेतृत्व में? यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में। ठीक है। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में क्या किया गया था? सर्वेक्षण किया गया था। और यहां से भी कुछ मृदभांड फिर से मिले थे। ठीक है। नैनीताल के खुटानी नाला और पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने और कब की? ठीक है। पूर्व पाषाण यानी पाषाण काल से भी पहले प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने और कब की थी? तो यशोधर मठपाल ने 1986 में की थी। ठीक है। यशोधर मठपाल ने 1986 में की थी। ठीक है जी। अल्मोड़ा में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन से हैं? तो अल्मोड़ा में स्थित जो पुरातात्विक, देखिए अब हम प्रत्येक जनपद के पुरातात्विक स्थल देखेंगे, क्योंकि प्रश्न बन सकता है बच्चों कि कोई भी पुरातात्विक स्थल आपको दे दिया, मान लिया नोला गांव दे दिया, नोला गांव नामक पुरातात्विक स्थल कौन से जनपद में है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अल्मोड़ा में स्थित जो पुरातात्विक स्थल है में कौन कौन से हैं? तो मल्ला पैनाली है, लाखू उड्यार अल्मोड़ा में है, फड़का नोली अल्मोड़ा में है, पेटसाल अल्मोड़ा में है, फलसीमा अल्मोड़ा में है, लवेथाप अल्मोड़ा में है, नोला गांव अल्मोड़ा में है, नौगांव अल्मोड़ा में है, धनगल कहाँ है? तो ये भी अल्मोड़ा में है, मेहरू उडियार अल्मोड़ा में है, दीना पानी अल्मोड़ा में है, हथवाल घोड़ा अल्मोड़ा में है, और काला माटी, ये सभी के सभी स्थल कहाँ हैं? अल्मोड़ा में है। अब हम चमोली में स्थित पुरातात्विक स्थल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ग्वारख्या उड्यार, किमनी गांव, मलारी और गोपेश्वर। ठीक है। गोपेश्वर से भी पुरातात्विक कुछ चीजें मिली हैं। ठीक है। हरिद्वार में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? भादराबाद। पौड़ी में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं? रानीहाट, थापली, पश्चिमी नयार, घाटी। ठीक है। चंपावत में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन से है? देवी धुरा। ठीक है। उत्तरकाशी में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन से है? हुडली और पुरोला। पिथौरागढ़ में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं? बनकोट और नैनी पातल। आद्य ऐतिहासिक। अच्छा जी, अब हमने प्रागैतिहासिक काल के जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते थे या एग्जाम में जो बनेंगे, वो हमने सारे देख लिए। ठीक है। 83 क्वेश्चन इसी के हैं। अब जो 84वां क्वेश्चन आरंभ होगा वो आद्य ऐतिहासिक काल से होगा। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ कैसे? हमने पढ़ा था कि आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित विवरण तो मिलता है लेकिन वो अभी पढ़ा नहीं गया है। तो बच्चों जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है ना, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, तो उनमें कहीं कहीं इस काल की जानकारी मिलती है। तो इसलिए प्रमुख स्रोत क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। उत्तराखंड का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल अब हम पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? तो ऋग्वेद में हेमवंत, हेमवत या हिमवंत या देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि नाम से उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। देखिए पहला वेद भी ऋग्वेद ही है।
दूसरा वेद सामवेद है, तीसरा वेद यजुर्वेद है और चौथा वेद अथर्ववेद है। तो प्रथम जो वेद है वो ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? हेमवत यानी हिमवंत, देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि। अन्य धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? तो पूर्ण भूमि ग्रंथों में कहा गया है किसे? उत्तराखंड को। ऋषि भूमि कहा गया है, पवित्र भूमि कहा गया है, स्वर्ग भूमि भी कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का ही एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण, इसे वह कर लेना, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और महाभारत में भी उत्तर कुरु कहीं कहीं मिलता है उत्तराखंड का नाम। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? उत्तर कुरु। देखिए एक ब्राह्मण ग्रंथ और है, उसका नाम है कौस्तुकी। ठीक है, कौस्तिकी ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी सरस्वती का निवास स्थान या निवास स्थल कहाँ बताया गया है? तो बद्रीनाथ धाम में बताया गया है कि भाई जो सरस्वती हैं वाक देवी, ठीक है, वाक देवी बोले तो बोलने की देवी, ठीक है, सरस्वती का निवास स्थल कहाँ बताया गया है? बद्रीनाथ धाम में बताया गया है। ठीक है, बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो हिमवंत शब्द। देखिए ऋग्वेद में भी हिमवंत कहा गया है और बौद्ध साहित्यों में भी हिमवंत कहा गया है। और बौद्ध साहित्य जो है ना वो सब के सब पाली भाषा में है, तो ये पाली भाषा में कहा गया है उत्तराखंड को हिमवंत। ठीक है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को किन दो खंडों में बांटा गया है? तो दो खंडों में बांटा गया है पूरे उत्तराखंड को। मानस खंड कुमाऊं के लिए कहा गया है किसमें? स्कंद पुराण में। और केदार खंड कहा गया है गढ़वाल के लिए। ठीक है, स्कंद पुराण में केदार खंड का क्षेत्र कहां से कहां तक बताया गया है? तो माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का जितना क्षेत्र है वह सब केदार खंड है, ऐसा स्कंद पुराण में केदार खंड का क्षेत्र बताया गया है। स्कंद पुराण में मानस खंड का क्षेत्र कहां से कहां तक बताया गया है? तो नंदा पर्वत से लेकर कालगिरी चंपावत तक। ठीक है, स्कंद पुराण में मानस खंड यानी जो हमारा कुमाऊं मंडल है, ठीक है, तो कुमाऊं मंडल का जो क्षेत्र है, कुमाऊं का जो क्षेत्र है वो कहां से कहां तक बताया गया है? नंदा पर्वत से लेकर कालगिरी जो चंपावत तक है वहां तक बताया गया है। केदार खंड और मानस खंड की विभाजन रेखा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो बधानगढ़ का बधानगढ़ का नंदा पर्वत। ठीक है, बधानगढ़ का नंदा पर्वत, इसी बधानगढ़ में युद्ध भी हुआ था। ठीक है, चंद्रवंशी राजा और पवार वंशी राजा का। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बधानगढ़ में कौन से चंद्रवंशी राजा और पवार वंशी राजा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 95वां प्रश्न है, पुराणों में संयुक्त क्षेत्र केदार खंड और मानस खंड को क्या कहा गया है? तो उत्तराखंड, ब्रह्मपुर या खस देश कहा गया है। वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहते थे? तो हेमवत कहते थे। ठीक है, महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर कुरु का प्रयोग किया गया है। पुराणों में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदार खंड कहा गया है। गढ़वाल नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? तो अजय पाल ने 52 छोटे छोटे गढ़ों को जीता, जिसके बाद अजय पाल को गढ़पति और उसके राज्य को गढ़वाल कहा गया। तो गढ़वाल नाम की उत्पत्ति ऐसे हुई। किस असुर राजा के 100 गढ़ गढ़वाल क्षेत्र में थे? तो असुर राजा संभर थे और संभर के क्या थे? 100 गढ़ थे। ठीक है, तो किस असुर राजा के 100 गढ़ गढ़वाल क्षेत्र में थे? असुर राजा संभर के थे। संभर के गढ़ों को किसने नष्ट किया था और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो संभर के गढ़ों को नष्ट किया था इंद्र ने और सुदास ने। ठीक है, और इसकी जो जानकारी है वो ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? हमें ऋग्वेद में मिलती है। प्रलय के बाद सप्तऋषि कहाँ आकर रहे और दोबारा सृष्टि की रचना की? तो प्रलय के बाद सप्तऋषि कहाँ आकर रहे थे? गढ़वाल क्षेत्र के प्राणा गांव में। ठीक है, तो प्रलय के बाद सप्तऋषि कहाँ आकर रहे और दोबारा सृष्टि की रचना की? तो गढ़वाल क्षेत्र के प्राणा गांव में। ठीक है, कुबेर की राजधानी और मनु का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो कुबेर की राजधानी और मनु का निवास स्थान माना जाता है अलकापुरी में, जो कि है गढ़वाल में। ठीक है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का निवास स्थल
कहाँ माना जाता है, तो गढ़वाल क्षेत्र में ही माना जाता है। उत्तराखंड गढ़वाल में प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है, तो नरेश नहीं, गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, स्कंद गुफा, ये क्या है, ये गढ़वाल में प्रमुख गुफाएं हैं। ठीक है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम कहाँ स्थित है, तो टिहरी गढ़वाल के विशोन पर्वत पर ही वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठ आश्रम है। ठीक है। माता सीता पृथ्वी में कहाँ समाई थी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता उत्तराखंड के गढ़वाल मतलब गढ़वाल में ही समाई थी, लेकिन वो स्थान कहाँ है जहाँ माना जाता है, तो देवप्रयाग में सितांशु पट्टी में ऐसा माना जाता है, सितोंशु पट्टी में ऐसा माना जाता है कि माता सीता यहाँ पृथ्वी में समाई थी। हालांकि मुझे नहीं लगता, मैं अपनी राय दूं कि माता देवप्रयाग में समाई होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि रामायण में जब हम पढ़ते हैं तो राम का जो दरबार होता है पूरा, तो वही बताया जाता है कि माता जो है पृथ्वी में समा गई थी। अब राम का दरबार कहाँ है, अयोध्या में। अयोध्या तो देवप्रयाग से काफी दूर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ यहाँ माता सीता ने या तो तपस्या की हो या सीता माता का कुछ ऐसा हो, तो उससे संबंधित स्थान होगा, यहाँ माता पृथ्वी में नहीं समाई होगी। ठीक है। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहाँ तपस्या की थी, देवप्रयाग में की थी। देवप्रयाग में भगवान राम का मंदिर किस शैली में बना है, तो रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक किसे कहा गया है, देवप्रयाग को कहा गया है। लक्ष्मण जी ने भी तपस्या की थी, कहाँ, टिहरी के तपोवन में की थी। बाणासुर की राजधानी कहाँ रही थी, तो बाणासुर की राजधानी रही थी जोशीमठ में, जो आज का जोशीमठ है, और उस समय इसे ज्योतिषपुर कहा जाता था। महाभारत के वन पर्व में किन स्थलों का वर्णन मिलता है, तो हरिद्वार से लेकर केदारनाथ को भृंगतुंग भी कहा गया है महाभारत में, तो हरिद्वार से लेकर भृंगतुंग तक के स्थलों का वर्णन किया गया है, कहाँ, महाभारत के वन पर्व में। हरिद्वार से जैसे जैसे ऊपर केदारनाथ चले जाते हैं तो बीच में जितने भी स्थल पड़ते हैं उनका वर्णन मिलता है महाभारत के वन पर्व में। ठीक है। वन पर्व में किन जातियों का निवास बताया गया है, तो किरात और कुणिंद जातियों का निवास बताया गया है। तो वन पर्व में दो जातियों का, एक किरात का और एक कुलिंद का क्या बताया गया है, निवास बताया गया है। हरिद्वार क्षेत्र उस समय किसके अधीन था, तो हरिद्वार क्षेत्र था नागराज कौरव्य के अधीन। ठीक है। ठीक है। तो जो जिस समय धार्मिक ग्रंथ लिखे गए उस समय की यह घटना है, तो हरिद्वार क्षेत्र उस समय किसके अधीन था, जब किरात और कुलिन जातियां यहाँ रहती थी, तो नागराज कौरव्य के अधीन हरिद्वार क्षेत्र था। मंदाकिनी के उत्तर का इलाका किसके अधीन था, तो बाणासुर के अधीन था। तो मंदाकिनी नदी से उत्तर का इलाका जो था वो बाणासुर के अधीन था। कुणिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर में थी। ठीक है। किस कुणिंद शासक ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था पांडवों की ओर से, तो राजा सुबाहु ने। ठीक है। और राजा सुबाहु एक पुलिंद राजा यानी कुणिंद राजा था। महाभारत में कुणिंदों को क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। ठीक है। महाभारत में कुणिंद राजा को क्या कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है। राजा विराट की राजधानी कहाँ थी, विराटगढ़ी में थी। ठीक है। राजा विराट, ठीक है, ये भी संबंधी था, रिश्तेदार था पांडवों का, तो विराटगढ़ी में थी। गढ़वाल क्षेत्र में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ कौन कौन सी है, तो बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। यह गढ़वाल क्षेत्र में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ हैं। ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण कौन सा आश्रम प्रसिद्ध है, तो कण्व आश्रम। ठीक है। कण्व आश्रम। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था, तो कण्व आश्रम में ही हुआ था। ठीक है। कण्व आश्रम कहाँ स्थित है और किस नदी के तट पर है, तो पौड़ी गढ़वाल के कोट द्वार, ये कोट द्वार लिखा गया, कोट द्वार लिखा गया, कोट द्वार। ठीक है। कोट द्वार के नजदीक मालिनी नदी के तट पर स्थित है क्या, कण्व आश्रम। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी कण्व आश्रम में ही की थी। कण्व आश्रम का वर्तमान नाम क्या है, चौका घाट। और गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार किस काल में अधिक हुआ था, गढ़वाल क्षेत्र में
बौद्ध मत का प्रचार प्रसार किस काल में हुआ था? तो खसों के समय में हुआ था। खसों के समय में हुआ था। भगवान विष्णु का कुर्मु अवतार किस पर्वत पर हुआ था? तो चंपावत के क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मु अवतार हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि कुछ समय के लिए भगवान विष्णु का कुर्मु अवतार यही रहा था। इसलिए इस पर्वत की जो आकृति है और इसका जो नाम है, कुर्मु अवतार क्या था? कछुए का आकार। कुर्मु अवतार जो था वो कछुए का अवतार था। तो भगवान विष्णु कछुए के रूप में रहे थे। कौन से पर्वत पर? क्रांतेश्वर पर्वत पर। ठीक है। और क्रांतेश्वर पर्वत दिखता भी कछुए जैसा ही है। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ समय यहाँ रहने के कारण इस पर्वत की आकृति भी वैसी ही हो गई थी। क्रांतेश्वर पर्वत की आकृति कैसी है और इसका वर्तमान नाम कैसा है? तो कच्छप यानी कछुए की पीठ की आकृति जैसी है और वर्तमान नाम इसका कांडादेव या कानदेव है। ठीक है। क्रांतेश्वर पर्वत का वर्तमान नाम क्या है? कांडादेव या कानदेव। कुर्मांचल शब्द संस्कृत का शब्द है। धीरे धीरे यह प्राकृत भाषा में क्या हो गया? कुमु हो गया। बीच में इसे देखिए, संस्कृत भाषा में जब अपभ्रंश आया यानी बिगाड़ आया तो बनी क्या? पाली भाषा। पाली में जब बिगाड़ आया तो बनी प्राकृत। ठीक है। प्राकृत में जब बिगाड़ आया तो बनी अपभ्रंश। ठीक है। विद्वानों ने कहा कि ये तो इन तीनों का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, तो इसका नाम अपभ्रंश ही रख दिया। अपभ्रंश में जब बिगाड़ आया तो बनी फिर हिंदी, और हिंदी प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी में बनी। ठीक है। बीच में एक अव्वट भी आती है, उसे कुछ विद्वान मानते कुछ नहीं। तो ये जो संस्कृत से फिर धीरे धीरे प्राकृत भाषा हुई, तो प्राकृत में इस कुर्मांचल शब्द का क्या नाम हो गया? कुमु हो गया। ठीक है। शुरुआत में किस जनपद के आसपास के इलाके को कुमाऊं कहते थे? चंपावत के इलाके को कहते थे। देखिए, चंपावत में क्रांतेश्वर पर्वत है। क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु ने कुर्मु अवतार लिया। ठीक है। धीरे धीरे इसे कुमु कहने लगे। ठीक है। और धीरे धीरे हिंदी में इसे कुमाऊं कहने लगे। तो ये जो चंपावत का क्षेत्र था इसे कुमाऊं कहने लगे। फिर क्या हुआ? इस चंपावत में आए चंदवंशी राजा, और चंदवंशी राजाओं ने विस्तार किया। जहां जहां तक उनका राज्य विस्तरित हुआ वो सब का सब कुमाऊं कहा जाने लगा। ठीक है। कुमाऊं का सबसे ज्यादा उल्लेख किस में मिलता है? तो मानस खंड में मिलता है। कुमाऊं में यक्षों के निवास की पुष्टि किस मंदिर में होती है? तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से होती है। उत्तराखंड में नाग जाति के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर कौन सा है? तो पिथौरागढ़ में स्थित बी नाग या बैनी नाग मंदिर। ठीक है। मानस खंड में कहा गया है कि भगवान शिव ने तपस्या की थी जागेश्वर में। ठीक है। भगवान कार्तिकेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? जागेश्वर धाम में हुआ था। ठीक है। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन शासक का शासन था? तो वैदिक काल की यदि बात करें, पहले मुझे बताइए कि वैदिक काल कब से कब तक था। ठीक है। तो वैदिक काल जो था वो एक तो था पूर्व वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो वैदिक काल, चलो मैं बता देता हूं, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो काल था ये वैदिक काल था। और इस काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो त्रित्सु जन का शासक था। और ये क्या थे? ये आर्य ही थे। ठीक है। वैदिक संस्कृति को ये मानते थे और ये आर्य ही थे। लेकिन देखिए, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जन थे। तो उत्तराखंड में जो जन थे इनका नाम था त्रित्सु जन। ठीक है। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले किसका प्रभुत्व ज्यादा था? तो कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खसों का प्रभुत्व ज्यादा था। और आज का अंतिम प्रश्न, कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस काल में बहुत ज्यादा हुआ था? तो खसों के समय में बहुत ज्यादा हुआ था। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो लेक्चर जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से मैंने आपको दिया है। ये आपको कैसा लगा? ठीक है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, उसे दबाइए। ठीक है। क्योंकि आपको अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और ये जो वीडियो है इसकी पूरी की पूरी जो PDF है वो आपको
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम स्टडी विद अंगद है, और टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम स्टडी विद अंगद है, दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे आराम से डाउनलोड कर लीजिए, आपको टेंशन लेने वाली ज़्यादा बात ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।